नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार हैं। ताइवान पर चीन का कब्जा जल्द, क्या कोल्ड वॉर मोड से बाहर निकल पाएगा अमेरिका? क्या है भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव? पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था लॉन्च। परमाणु बम बनाने वाला है ईरान। रईसी की मौत के बाद अटकलें तेज, विरोधियों को कुचलने की आशंका। रूस ने पहले कर ली अंतरिक्ष में हथियारों की तैयारी, अब करने लगा रोक की बात। यूएनएससी में फेल हुआ रूसी प्रस्ताव। ग्वादर को चीन को सौंप बुरा फंसा पाकिस्तान। बलूचों ने किया विद्रोह, शहबाज सरकार की खैर नहीं। कितनी ताकतवर है ईरान की सेना इजराइल के आगे? क्या है स्पेस लेजर हथियार? ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद हो रही चर्चा। चलिए विस्तार से जानते हैं समाचार। दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चाइना साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, शायद कर भी ले, क्योंकि चीन लगातार ताइवान के फ्रंट पोजीशन और चीनी तट के आसपास मौजूद ताइवानी पोस्ट पर हमले करता रहता है, उस पर कब्जा करने की धमकी देता रहता है। तो क्या ये मानकर चलें कि 3 साल बाद अमेरिका और चीन की वजह से विश्व युद्ध हो सकता है? अब यह चर्चा हो रही है कि क्या हिंदू प्रशांत इलाके यानी इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल के लिए अमेरिका को कम ताकत और तीव्रता वाले परमाणु हथियारों को समुद्र में तैनात करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में अमेरिकी अपने मित्र देशों यानी दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और फिलीपींस का ही साथ देगा। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका को शीत युद्ध के समय अपनाए गए रवैये से अब बाहर आना ही होगा और बाकी मित्र देशों की सुरक्षा के लिए थिएटर लेवल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने ही होंगे, भले वह कम तीव्रता और ताकत के क्यों ना हो। अगला समाचार। प्रोजेक्ट उद्भव के तहत प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से सेना ने एक पुस्तिका तैयार की है। पुस्तिका का नाम परंपरागत रखा गया है। इसमें शामिल सभी जानकारियां प्राचीन ग्रंथों से ली गई हैं। माना जाता है कि भारतीय संस्कृति, विरासत, सैन्य इतिहास, कूटनीति, रणनीति में भारत के पास अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। इन सभी के बारे में जानने समझने के बाद ट्रेनिंग के दौरान क्लासरूम से लेकर फील्ड तक में लागू किया जाएगा। यह सभी अफसर और जवान की ट्रेनिंग का हिस्सा बनेगा। अगला समाचार। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक मृत्यु से कई तरह से बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान रईसी की मौत के बाद पैदा हुई अराजक स्थिति का फायदा उठाकर असहमत लोगों को फांसी दे सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमैनी के भी परमाणु बम हासिल करने के प्रयास तेज करने की आशंका है। रूस समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए पश्चिम को दोषी ठहराया है। इस दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी के अलावा 60 वर्षीय विदेश मंत्री हुसैन अमीरा बदोल्लाहियन की मौत हो गई थी। नेक्स्ट। अंतरिक्ष में हथियार भेजने की होड़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला रूस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को खारिज कर दिया। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिका ने कहा कि रूस ने पिछले सप्ताह एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है जो अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देश भविष्य में संभावित इस वैश्विक चलन की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कदम उठाने में विफल साबित हुए हैं। पिछले महीने रूस के प्रतिद्वंदी देश अमेरिका और जापान ने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा था जो खारिज हो गया था। अगला समाचार। पाकिस्तान के लिए ग्वादर बंदरगाह को चीन को सौंपना सिरदर्द बन गया है। इस फैसले के खिलाफ ग्वादर के निवासियों ने विद्रोह कर दिया है। उनका गुस्सा इस बात से और भड़क गया है कि पाकिस्तान सरकार ग्वादर बंदरगाह शहर के चारों ओर बाड़ लगा रही है। BYC के एक प्रमुख कार्यकर्ता
और नेता डॉक्टर मेहरंग बलूच का कहना है कि पाकिस्तान सरकार ग्वादर बंदरगाह शहर के चारों ओर बाड़ लगाकर स्थानीय लोगों से जमीन चुराने की योजना बना रही है। ग्वादर शहर के 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरने की योजना बनाई जा रही है, जो 50 अरब डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC परियोजना का केंद्र है। ग्वादर शहर में 2 प्रवेश बिंदु होने थे और 500 से अधिक निगरानी कैमरे लगाए जाने थे। सरकार ने इस बाड़ पर काम शुरू कर दिया, लेकिन इस बात से इनकार कर दिया है कि विरोध के बाद कोई निर्माण हुआ है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ग्वादर में बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य उनकी घेराबंदी करना है। अगला समाचार, ईरान और इजराइल के मध्य चल रहे तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। ऐसे में अब देश में नया संकट खड़ा हो गया है। इस स्थिति में यह समझना जरूरी हो गया है कि इजराइल और ईरान के बीच अगर युद्ध होता है तो ईरान अपना अस्तित्व बचा पाएगा या नहीं। दोनों देशों की सैन्य ताकत को लेकर ग्लोबल फायर इंडेक्स ने तुलनात्मक आंकड़ा पेश किया। यह आंकड़ा साल 2024 की सैन्य क्षमताओं के आधार पर किए गए हैं। इसके मुताबिक दुनिया के 145 देशों में ईरान की सेना 14वें स्थान पर है, जबकि इजराइल की सेना का रैंक 17वां है। ग्लोबल फायर पावर ने मुख्य तौर पर 8 बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच तुलना की है, जिसके आधार पर 6 मामलों में ईरान और 2 मामलों में इजराइल आगे। अगला, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। जब से यह खबर दुनिया के सामने आई है, अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत से लोग इसे स्पेस लेजर का हमला बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि आसमान में स्पेस लेजर के जरिए ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर बेल 212 को निशाना बनाया गया है। ऐसे में जानना जरूरी है कि स्पेस लेजर क्या है। कोई भी लेजर फोटोन या लाइट पार्टिकल्स को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। फोटोन जनरेट होने के बाद एक ऐसे मटेरियल से गुजरते हैं जो एडिशनल फोटोन का एक झरना सा बनाती है और बहुत तेजी से फोटोन की संख्या बढ़ाती है। इन सभी फोटोन को एक बीम डायरेक्टर के जरिए नैरो बीम में फोकस किया जाता है। धन्यवाद।